पार्टीशन एक ऐसा वक्त था जिसने हिंदुस्तान की कई जिंदगियों की रोशनी में अंधेरा कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए इस टुकड़े ने कई परिवारों को अलग कर दिया। रेड एफएम पर नमस्ते, मैं हूं रौनक और हम लाए हैं आपके लिए एक और एपिसोड, हिस्सा पार्टीशन का, जहां हम लोगों से मिल रहे हैं जिनके परिवार पार्टीशन के बाद भारत आए थे और अपने साथ लेकर आए थे कुछ यादें। उन्हीं यादों में से एक हिस्सा वो डोनेट कर रहे हैं म्यूजियम ऑफ पार्टीशन में। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक खास मुलाकात कर रही हैं मिसेस अलका गुलाटी जी, जिनके पिताजी राजेंद्र कुमार 1947 में 15 साल के थे जब वो मुल्तान से दिल्ली आए थे। इसी के बारे में आइए इनसे बात करते हैं। अलका जी नमस्ते, रेड एफएम के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके पिताजी इस वक्त बेड रेस्ट पे हैं और लेकिन फिर भी आपको वो अक्सर मुल्तान की कहानी तो सुनाते होंगे, शेयर करते होंगे। ज़रूर। क्या क्या बताते थे वो हमेशा हम लोगों का बचपन ही शायद उनकी बातों से बीता है और उसके बीच में सबसे ज़्यादा बातें वो बताते थे कि उनके यहाँ पर उनके दादाजी की, उनके ताया जी की एक इंडिगो पाउडर की फैक्ट्री हुआ करती थी। अच्छा। कपड़े की मिल थी और साथ में ड्राई फ्रूट का ट्रेडिंग का बिजनेस था। वेल सेटल्ड फैमिली, वेल टू डू, वेरी वेल सेटल्ड। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली थी उनकी। कितना मुश्किल रहा होगा वहाँ से यहाँ पर आने का, वो निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि इतना सब कुछ छोड़ कर आना। इस बारे में वो क्या कहते थे? हाँ, इसके लिए तो सबसे पहले वो हमें जो बताते थे कि 20 जुलाई 1947 में बाई चांस ही अपने मामा जी के घर रहने के लिए वो मेरे डैडी जी और उनके भाई हमारे चाचा जी जो थे वो दोनों यहाँ आए अपने मामा जी के घर करोल बाग दिल्ली में रहने के लिए। अच्छा। इन द मीन टाइम ही सारी पार्टीशन के जैसे परेशानियां शुरू हो गई, जिसमें डैडी और मेरे चाचा जी तो यहाँ आ गए थे ऑलरेडी और उनकी बाकी फैमिली जो थी वो वहाँ रह गई। तो उसके बाद में जो वहाँ से उनका यहाँ तक आने का जो सफ़र और जो कुछ भी उन्होंने सफ़र किया वो हम लोगों के लिए सोचना भी शायद इस टाइम पर बहुत मुश्किल रहा होगा, या आजकल की जनरेशन तो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाएगी। जब मैंने ये पिक्चर, ये असलियत है कि जब मैंने पिक्चर गदर देखी थी और जो डैडी ने बताया था कि हम लोगों के टाइम पे एक ट्रेन ऐसी आई थी जो कट के आई थी जिसमें से ब्लड जो है नदियों की तरह बह रहा था। और जब मैंने वो पिक्चर देखी थी ना तो मुझे सबसे पहले डैडी की वो बात याद आई थी कि डैडी ने बोला था कि ट्रेन्स कट कट के आती थी, ये उनका सेंटेंस था। तो वाकई में वो टाइम बहुत मुश्किल रहा होगा। सो इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। उस बारे में क्या बताते थे वो? इमोशनली चैलेंज के लिए ऐसा था कि कई फैमिलीज़ में जैसे मतलब ये था, अपनी ही फैमिली में एक बार तो ऐसा हुआ था कि उनके कुछ लोग जो थे वो वहाँ आए हैं या नहीं आए ये कंफर्म नहीं था और कट करके जैसे ख़त्म हो चुके होगा उनके इवन उन्होंने सब संस्कार उनके कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद में वो फैमिली यहाँ पहुंची और पता चला कि छुपते छुपाते वो लोग कितने टाइम तक कहीं कहीं जैसे मतलब तब यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप लगा करते थे, उनके बीच में रहते थे। फिर अनाउंसमेंट्स कराते थे कि अनाउंसमेंट से एक दूसरे के बारे में पता चल सके। करते करते फिर जाकर के उन लोगों को पता चला कि वो यहाँ रह रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन का कोई और जरिया नहीं था। बिल्कुल। करते करते फिर जाकर के वो लोग आपस में मिले थे। जो सबसे ज़्यादा दुख की बात होती है एक ऐसी फैमिली के लिए जिनके पास वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बिल्कुल, और अचानक आप यहाँ आते हैं तो ज़ीरो। हाँ बिल्कुल, और फिर से शुरू करना पड़ता। वो कितना चैलेंजिंग था? वो कैसे? वो चैलेंजिंग ऐसे था कि मेरे डैडी तो पहले जैसे आए थे उनके पास तो ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं क्योंकि वो अपने मामा जी के घर जस्ट रहने के लिए आए थे। उसके बाद में फैमिलीज़ में मतलब ये था कि उनके दादाजी ने, उनके डैडी वगैरह ने कुछ गोल्ड वगैरह जैसे है वो अपने साथ लेकर के आए थे और कुछ नहीं ला सके क्योंकि इतनी वेल सेटल्ड फैमिली थी जी। उसमें कुछ ला नहीं पाए, वो सिर्फ गोल्ड वगैरह लेके आए। उसके बाद में उन्होंने वहाँ जहाँ इतने घर उनके पास, इतने मकान, ज़मीनें हुआ करती थी, वो सब बेच करके, तो कुछ लाने का मतलब नहीं था उस टाइम पे, वही सोना बेच बेच कर रोटी खाते रहे। जो कुछ भी है वो सब टाइम जो है वो काफ़ी मुश्किल टाइम था। और वही जो कुछ गिनी चुनी चीज़ें वो यहाँ ला पाए, उसमें से एक वो कंपास जो आप इस वक्त ले आए हैं। बिल्कुल मैं देख सकता हूँ। हाँ ज़रूर। ये कंपास मेरे डैडी जी को, इसकी भी एक स्टोरी है जी। क्या है वो कहानी? ये स्टोरी ये है कि मेरे डैडी उस टाइम 15 साल के थे और 8th क्लास में पढ़ते थे जी। मैंने जैसे बताया कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे डैडी, तो इसलिए उनकी दादी ने इनको ये कंपास, डैडी के मेरे दादी जी ने ये कंपास
एक रिस्ट वॉच और अच्छा। एक गोल्ड की चेन जिसमें शर्ट के बटन गोल्ड के कनेक्टेड थे। अच्छा, ऐसी चीज उन्होंने उनको 8th क्लास पास होने पर दी थी। तो वो सब चीजें तो हमें पता नहीं, पर ये कंपास हमारे को जरूर मिली जो हमारी आज तक हमारे पास मेमोरेबल है, हमारे डैडी की दादी की। डैडी की दादी की। डैडी की दादी और इतनी स्पेशल चीज अब आप दे रही है म्यूजियम ऑफ पार्टीशन में बिल्कुल रखने के लिए। बिल्कुल जरूर। ये कैसी फीलिंग है, क्योंकि जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो चीज सिर्फ आपके परिवार की थी अब वो पूरे हिंदुस्तान की होगी उस म्यूजियम में जाके। तो देखिए- ये डिसीजन क्यों लिया आपने कि वहां दे सकती हैं आप? एक तो सबसे बड़ा डिसीजन मैं ये कहती हूँ कि डैडी की यादगार हमारे साथ हमेशा रहेगी। जी, उस चीज़ के लिए है हम बहुत खुश हैं। और डैडी भी इस टाइम अपने हाथ से जो चीज़ वो दे पा रहे हैं अपनी दादी की निशानी, वाह। और वो भी पूरी इंडिया के लिए तो वो मेरे लिए और मेरे डैडी और मेरी पाटनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। और इस टाइम पे ये कंपास का क्या फंक्शन है, मेरे हिसाब से तो ये है कि डैडी को दिशा दिखाने के लिए शायद उनकी दादी ने दिखाई होगी। वाह, तो हो सकता है शायद यही दिशा दिखाने के लिए हम आगे दुनिया को दिखा रहे हैं। बड़ी कुछ स्पेशल भी बात बोली करें। आपने, बहुत स्पेशल बात बोली। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। Thank और ये उस म्यूजियम में जाएगा जरूर। और आपके परिवार के बारे में भी लोगों को जरूर बताएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कॉम्पस, इसका काम होता है लोगों को सही दिशा दिखाना, और राजेंद्र जी का ये कॉम्पस अब म्यूजियम ऑफ पार्टीशन की विरासत होगा और हमें याद दिलाएगा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्गों के बलिदान के बारे में। उनका सब कुछ खो देने की कहानी हमें बताएगा और फिर से उठ खड़े होने का जज्बा भी हमें सिखाएगा। वो जज्बा जो ये कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलेंगे आपसे हिस्सा पार्टीशन का के एक और एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जय हिंद। 93.5 रेड एफएम बजाते